क्लियरली आज हम उसका क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। जो आपका 1 to 11 है वो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 8, 9 और 15 का 8, 9 और 15 का एलसीएम आपको पता है हम इसको कैसे निकालते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर बनाते हो आप 2 2 4, ठीक है। तो 8 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 की पावर 3, ठीक है। 9 की कैसे बनाते हो फैक्टर? 3 पे जाएगा ये, फिर से 3 पे, ठीक है। तो 9 के फैक्टर बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद है 15 के प्राइम फैक्टर बनाओगे 3 पे जा रहा है, फिर 5 पे जा रहा है यानी इसके प्राइम फैक्टर बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये पावर की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। अब एलसीएम में हम क्या लेते हैं? बड़ी पावर्स, ठीक है। अब 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 और 5 की सबसे बड़ी पावर है 1। इसको सोल्व कर लो। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 8, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 9, 5, 8 9 72 को 5 से करोगे तो ये आ जाएगा 360, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी। फर्स्ट का आपका आंसर है डी ऑप्शन 360, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा? For what value of k does the pair of linear equations has no solution? देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाए हैं कि सॉल्यूशन कब नहीं होता। आपको मैंने ये बताया था बेटा कि जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास जो लाइंस होती हैं ये कैसी लाइंस है? पैरेलल लाइंस, ठीक है। समांतर रेखाएं हैं ये। समांतर रेखाएं आपस में कहीं नहीं मीट करती, कहीं भी नहीं मिलती। जो रेखाएं आपस में मिलेंगी ही नहीं तो उनका सॉल्यूशन ही कैसे होगा? उनका तो हल ही नहीं होगा ना। ये लाइनें आपस में मिल रही हैं, ये जहां पर मिलती हैं वो इनका सॉल्यूशन होता है, वो मीटिंग पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं इसका हल है। और इसका हल कहाँ है? इस पॉइंट पर, ठीक है। ये तो मिलती ही नहीं तो इसका हल कैसे होगा, ठीक है। तो इट मीन्स के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा जब रेखाएं कब क्या होंगी? समांतर। और आपको मैंने बताया हुआ है कि रेखाएं समांतर होती हैं उसकी कंडीशन ये होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू क्या होता है? c1/c, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में हर बार आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए आपको ये कंडीशंस अच्छे से लर्न करनी चाहिए। आपको मैंने याद रखने के लिए तरीका बताया था। इक्वल का साइन किसके जैसा दिखता है? समांतर रेखाओं जैसा, ठीक है। तो समांतर रेखाएं और इक्वल का साइन, ठीक है। समांतर रेखाएं कब होती हैं? जब हल नहीं होता, ठीक है। इट मीन्स हमने ये कंडीशन लगानी है जब हल नहीं होता। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x माइनस ky प्लस 4 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हमारा ये a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा माइनस k, c1 हो जाएगा 4, a2 क्या हो जाएगा 2, b2 माइनस 6 और c2 माइनस 5, ठीक है। अब इसमें निकालो आप a1/8, 1/2, b1/b2 माइनस k/-6, माइनस से माइनस कट जाएगा k/6 और c1/c2 4/-5 या -4/5 ऐसे, ठीक है। अब हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। ये क्या है? हमारी कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 यानी k/6 नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी -4/5
5, ठीक है। अब इन दोनों से देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 इक्वल टू 2k, ठीक है। तो k क्या आ जाएगा 6/2 यानी 3, ठीक है। और इन दोनों को सोल्व करोगे तो 5k नॉट इक्वल टू -24, तो k नॉट इक्वल टू -24/5, ठीक है। इनको दोबारा से पुट करने की बजाय आप अपने ऑप्शन चेक कर लो। देखो k इक्वल टू 3 इन ऑप्शंस में है, फर्स्ट ऑप्शन है। k नॉट इक्वल टू -24/5 नहीं है इसमें, लेकिन हमारे पास इनमें से कोई नहीं है तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको आप चेक कैसे करोगे, आपने k नॉट इक्वल टू -24/5 इसमें पुट करके देख लेना, ये इसकी वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा k इक्वल टू 3, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। तो सेकंड का आपका आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया, चलें आगे। एक बार स्टॉप कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने शून्य निकालने हैं, जीरोस निकालनी है। किस इक्वेशन की, x² - 5x + 6 की जीरोस निकालनी है। जीरोस निकालने के लिए हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, है ना। इसके फैक्टर बनाएंगे, x² - 3 और -2 बनेंगे इसके फैक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो इसको इजी वे में बताती हूँ आपको, इसको ऐसे कर लो आप, जैसे मैंने आपको समझाया होगा ना पहले, ऐसे करो। x² माइनस, आप 5 को लिख लो 3 + 2, ठीक है, x + 6। अब इसको आप खोल लो, x² - 3x - 2x + 6 = 0। अब पेयर बना लो, फर्स्ट पेयर में से x कॉमन आ रहा है, सेकंड पेयर में से -2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे x - 3, x - 2, ठीक है। एक वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, एक 3, यानी हमारी ये 0 जमा है, ठीक है। अब ये हमारा ऑप्शन है ए, तो थर्ड का आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। k का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, ये भी मोस्टली आता है क्वेश्चन, और जब जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन पेपर्स भेजे हुए हैं उनमें भी हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। देखो बेटा, बराबर मूल कब होते हैं, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जब भी आपके क्वेश्चन में हो कि इक्वल रूट्स कब होंगे, बराबर मूल कब होंगे, तब आपने d को क्या रखना है, 0 के इक्वल। और d होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, d होता है हमारा b² - 4ac = 0, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x² + kx + 2 = 0, ठीक है। यहां से बताओ मेरे को अब ABC कौन से है, ABC में बताओगे, A क्या है 2, B क्या है A, C क्या है 2। ABC निकाल दी, इसमें पुट कर दो, b² - 4ac में पुट करो, B क्या है K, K का स्क्वायर -4, A क्या है 2, C क्या है 2, ठीक है। k² - 4 × 8, 8 × 16, ठीक है। k² = 16, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±4 √16 ना, √16 का क्या होता है 4 ±4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये है हमारा ऑप्शन बी। तो 4th का है आपका आंसर ऑप्शन बी। क्लियर है, ठीक है। रोको बेटा,
क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये एपी दी हुई है, देखो चेक करो, एपी है ना, 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5। हमने इसका 20वां पद निकाला, यानी 20th नंबर की टर्म निकालनी है, यानी हमने निकालना है A20 या T20, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। A प्लस क्या होती है ये 19D, ठीक है, यानी मुझे A20 निकालने के लिए A और D चाहिए। A यहाँ से क्या है, A क्या है 3 और D क्या है 5, 8 माइनस 3 5, A2 माइनस A1 यही होता है ना D, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, A4 माइनस A3। तो अब यहाँ रख दो, A क्या है 3 प्लस 19, D क्या है 5, 3 प्लस 19 5 95, ये हो जाएगी 98, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन है डी, तो फिफ्थ का हमारा ऑप्शन है डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी? कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती इनमें से? बहुत इजी है, आपको मैंने बताया हुआ है कि नेगेटिव कभी भी नहीं होती। अपने ऑप्शंस में से देखो, जब भी नेगेटिव दिख जाए सीधा उस पर टिक मार्क कर दो। इसमें हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ है। 6th क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी आंसर आएगा -2.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हर बार आता है, वर्ग माप, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपको बताया हुआ है, गायत्री, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। लोअर 15 से 20 दिया हुआ है ना हमारा ये क्लास इंटरवल, तो इसका वर्ग माप यानी क्लास साइज कैसे निकालोगे? क्लास साइज, इन दोनों को प्लस करोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे, 35/2। हर बार आता है ये क्वेश्चन, ये आंसर आ जाएगा डिवाइड करने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक होता है सम ऑफ रूट्स, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमें इसमें सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने, सिर्फ आपने 2 फॉर्मूले याद रखने हैं इसके लिए। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बेटा होता है, क्वेश्चन नंबर 8 में सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपको याद होगा, शून्यकों का योगफल -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी गुणनफल c/a, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? ABC चाहिए, ठीक है। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है? इक्वेशन देखो क्या है, इक्वेशन दी हुई है x² -3x + 2। ए क्या है इसमें? महक ए क्या है 1, बी क्या है -3, ध्यान नहीं है, सी कितना है 2, ठीक है। तो अब हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा c/a। सम तो उन्होंने बोला ही नहीं क्या निकालने के लिए, सिर्फ क्या निकालना है प्रोडक्ट, c/a यानी 2/1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2, बस। कितना इजी क्वेश्चन था ये, जिसको फॉर्मूला याद हो अच्छे से बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, ऑल ट्राइएंगल्स आर सिमिलर। कैसी ट्राइएंगल सिमिलर होती हैं? आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, समद्विबाहु या समबाहु? समबाहु, ठीक है। समबाहु की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो समरूप कौन सी होती हैं? समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्राइएंगल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। क्वेश्चन नंबर 10 दूरी निकालनी है ना, -2,4, आवाज नहीं, -2,4 और 5, 7, इसके बीच की क्या निकालनी है? दूरी, यानी डिस्टेंस निकालना है। ये क्या है x1, ये क्या है y1, x2 y। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से करवाया था, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर।
कई बच्चे ऐसे लिखते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y, वो भी ठीक है। x1 माइनस x2 की जगह आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 की जगह y2 माइनस y1 भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर क्या है होल स्क्वायर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा x1 क्या है -2 माइनस x2 क्या है 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 और y2 कितना है 7, इसका 4 -2 -5 -7 और ये -3 का, ठीक है। 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा 58, इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको आपको कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं थी आगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये दिए हुआ है बेटा, जो एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ये हमारी जो अभिकथन ए है वो क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। √2 √3 √5 आपने इनके प्रूफ भी किए हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये तो सत्य हो गया। अभिकथन क्या है, सत्य है। इसका कारण क्या दिया हुआ है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर्स। क्या ये ठीक है, सभी पॉजिटिव जो भी नंबर होते हैं अगर हम उनका स्क्वायर रूट निकाल लें तो क्या वो इरेशनल आएंगे। कोई भी आप पॉजिटिव नंबर लेके देखो, एक लिया मैंने, एक का रूट क्या होगा 1, क्या ये इरेशनल है, नहीं ना। 2 लिया मैंने, 2 का रूट तो इरेशनल होता है, ये तो हो गया इरेशनल, ये रैशनल हो गया, ठीक है। 3 का रूट क्या होता है इरेशनल, ये इरेशनल हो गया, ठीक है। 4 का रूट क्या होता है 2, ये क्या हो गया रैशनल हो गया। इट मीन्स इरेशनल हमेशा नहीं होते। तो ये हमारा रीजन जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमारा इसका 11th का सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, जिसमें ये कह रहे हैं अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है, ठीक है। आपका इसका 11th का हो जाएगा सी ऑप्शन। अब हमारी इसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हर बार आ चुका आपके पेपर में, है ना। सह अभाज्य, सह अभाज्य का मीनिंग मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। कैसा हो, क्या होता है सह अभाज्य, जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जहां भी था क्या सह अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है ना, यहाँ संख्याएं कर लेना, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमारे पास P और Q कैसे नंबर्स होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 दोनों एक ही संख्या से भाग नहीं होती, है ना। अब 4 और 6 क्या सह अभाज्य हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 भी 2 से भाग होता है और 6 भी 2 से भाग होता है, ठीक है। तो P और Q कैसी है, सह अभाज्य, यानी इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो और P और Q दोनों को भाग कर दे, ठीक है। अब देखो इसको हल कैसे करना है हमने। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम रूट का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको कंप्लीट लिख लेना दोनों तरफ वर्ग करने पर, और P और Q का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। √5 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 5, क्योंकि वर्गमूल से 2 कट जाएगा, P² बटे Q², ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5Q² = P², ठीक है। अब याद करो आप, हम अब क्या करते हैं, अब हम Q² को अकेला कर देते हैं और इस 5 को इसके बटे में ले आते हैं, ठीक है। अब यहां से हमें ये दिखाई दे रहा है कि P² 5 को क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, दिख रहा है ना। P² 5 से विभाजित है, आप लिखो P² 5 से
विभाजित है यानी भाग हो रहा है, ठीक है, तो P भी होगा, ठीक है, इसीलिए P 5 से विभाजित है। अब कोई भी संख्या जब किसी संख्या से भाग होती है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जैसे 18 है, ये 2 से भाग होता है ना, 2 से भाग, ठीक है, तो मैं 18 को क्या लिख सकती हूँ, 2 गुना 9 लिख सकती हूँ ना, यानी इन दोनों की गुना। अब मैं आपको कह रही हूँ P 5 से विभाजित है, अगर P 5 से भाग हो रहा है इसका मतलब यहाँ कोई संख्या आएगी, मैं उसको क्या मान लेती हूँ, A, ठीक है, तो मैं P को क्या लिख सकती हूँ, इन दोनों की गुना, ठीक है ना, जैसे मैंने 18 को इन दोनों की गुना लिखा तो P को मैं इन दोनों की गुना लिख सकती हूँ, यानी 5 गुना A, तो वो क्या हो जाएगा 5A, ठीक है। अगर P 5 से विभाजित है तो मैं ये कहूंगी कि P बराबर 5A, P बराबर 5A, जहां A क्या है, A कोई संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, कुछ भी, ठीक है। अब देखो बेटा, अब मैं ये P का मान इसमें रख देती हूँ, इसमें, ठीक है, या इसमें रख देते हैं, इसको मान लेते हैं हम नंबर 1, इसको मान लेते हैं हम नंबर 1, ठीक है। अब P का मान 1 में रखने पर, ठीक है, लिख लोगे इसको, P का मान रखते हैं 5Q² इक्वल टू P स्क्वायर, यानी 5A का स्क्वायर, ये क्या हो गया 25A स्क्वायर, ठीक है, तो 5Q² हमारा आ गया 25A स्क्वायर, ठीक है। अब Q² को मैं अकेला कर देती हूँ, 25A स्क्वायर बटे 5, ये कट गया 5 पे, ठीक है, तो Q² हमारा क्या आ गया 5A स्क्वायर, ठीक है, Q² बराबर 5A स्क्वायर, ठीक है। पहले मैंने किसको प्रूव किया था, Q को, एक मिनट रुको बेटा, पहले मैंने P को प्रूव किया था क्या, P स्क्वायर 5 से विभाजित है, फिर मैंने इसकी वैल्यू रख दी, P की वैल्यू रखी है, कहाँ रखी है, यहाँ, तो Q² आ गया 5A स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस 5 को इधर लेके आते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है कि Q² भी 5 से विभाजित है, ठीक है, तो मैं इस 5 को इसके नीचे ले आऊंगी, ये आपको करना है जानबूझ के, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है बेटा कि P और Q दोनों ही 5 से भाग होते हैं, ताकि हमने जो माना है वो क्या हो जाए, गलत हो जाए, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि Q² यहाँ कर सकती हूँ, Q² 5 से विभाजित है, जैसे पहले किया था P² की बारी, ठीक है, इसका मतलब Q 5 से विभाजित है, ठीक है। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ P तथा Q दोनों 5 से विभाजित है, तो हमने क्या माना था, हमने तो माना था कि दोनों कैसी हैं, सह अभाज्य है, यानी दोनों को कुछ भी भाग नहीं करता एक के अलावा, लेकिन यहाँ मैं कह रही हूँ कि दोनों को 5 भाग करता है, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने गलत माना, इसीलिए हमारी कल्पना गलत है। हमने कल्पना क्या की थी, हमने क्या माना था कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने तो क्या माना, परिमेय, हाँ सॉरी, हमने क्या माना था, परिमेय, तो हो क्या गई अपरिमेय, इसीलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ आ गई बेटा, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार समझाया हुआ है और आपकी वीडियो भी बनी हुई है इस क्वेश्चन की, ठीक है, इसको अच्छे से पक्का करना। रोक दी, रोक देना, रुकी हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 13, हमने इन दो इक्वेशंस को सोल्व करना है,
अब देखो बेटा, हमें कोई मेथड नहीं कहा गया, इसमें हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो। आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। जो आपको इजी लगता हो वो कर लेना। मैं यहाँ आपको विलोपन विधि करवा रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड। देखो बेटा, हमने क्या करना होता है, हमने x या y किसी एक के कोफिशिएंट संख्याएं क्या करनी होती हैं, बराबर करनी होती हैं। और निशान कैसे करने होते हैं, उल्टे करने होते हैं। अब यहाँ देखो प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, इसीलिए यहाँ पहले से ही निशान उल्टे हैं। तो मैं इन दोनों संख्याओं को बराबर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। जो समीकरण 1 है बेटा, इसको इसके बराबर करने के लिए मैं इसको 2 से गुना कर दूं, ठीक है। और इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, इसको 1 से, ठीक है बेटा। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ उसी रकम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा आपको मैंने बहुत बार समझाया है, ऐसे नहीं करना। 2 से गुना ये सारी इक्वेशन होगी, ठीक है। आपने इस पूरी समीकरण को 2 से गुना करना है। देखो 2 सत्ते 24 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 20 को 2 से करोगे 40, ठीक है। ये गलती की थी ना आपने भी, की थी अंशुल। 2x माइनस 4y बराबर -8, क्योंकि इसको मैंने 1 से ही गुना किया है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जब बेटा हमारे निशान ऑलरेडी उल्टे ही हैं, तो हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं है, याद रखो। अब बच्चे तो ऐसे याद कर लेते हैं कि निशान उल्टे करने ही करने। निशान उल्टे जब पड़े ही हैं बेटा, तो चेंज क्यों करोगे, तब नहीं चेंज करनी। अब इसके निशान तो उल्टे पड़े हैं, एक प्लस का एक माइनस का। 4 - 4 क्या होता है, 0, कट जाता है ना 4 - 4, तो मैं इसको काट सकती हूँ, ठीक है। अब 12, अब ये कोई निशान नहीं है, ये गलती से लग गया मेरे से, यहाँ निशान नहीं है, ठीक है। अब 14 + 2, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, कितना हो जाएगा 16। अब 40 - 8 32, ठीक है। दोनों प्लस के ही साइन आएंगे, क्योंकि बड़ों के आगे प्लस के साइन, ठीक है। तो x क्या हो गया, x क्या हो गया, x हो गया शाबाश 32/60, ठीक है। ये कट गया, क्योंकि पहाड़ी पे होता है 16 2 = 32। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2, ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या है, y की वैल्यू निकालना। बेटा जो हमारे पास सबसे पुरानी समीकरणें थी उसमें हम पुट कर देते हैं, उसमें इजी रहता है। हम x का मान किस में रख दें, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, वो आपकी इच्छा है। इसमें सारे प्लस हैं तो आपको इजी लगेगा, आप इसमें रख दो, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब मैं इसको समीकरण 1 में रखूंगी, समीकरण 1 है 7x + 2y = 20, ठीक है। x का मान रख दो, यहाँ x का मान है 2 + 2y बराबर 20, ठीक है। 7 दूनी 14 + 2y बराबर 20, तो 2y कितना हो जाएगा 20 - 14, 2y कितना हो गया 20 - 14 6 हो जाएगा ना ये, ठीक है। 20 में से 14 गए 6, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा बेटा 6/2 यानी 3, ठीक है। तो x हमारा आ गया 2 और y कितना आ गया 3। हल करने का मतलब क्या होता है, हल करने का मतलब होता है x और y दोनों के मान निकालने होते हैं, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। यदि एक एपी का तीसरा पद 12 है और 10वां पद 26 है, तो हमने कौन सा पद निकालना है 20, ठीक है। इफ इन एएपी थर्ड टर्म इज 12 एंड 10th टर्म इज 26, देन फाइंड 20th टर्म। देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। तीसरा पद यानी A3, ठीक है। A3 हमें कितना दिया हुआ है 12, और 10वां पद यानी A10 कितना दिया हुआ है 26, ठीक है। A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, B की फॉर्म में, A और B की फॉर्म में A + 2D बराबर 12, ठीक है। और A10 को मैं लिख सकती हूँ A + 9D बराबर 26,
जैसे पिछला क्वेश्चन किया था विलोपन विधि से, वैसे ही इसको कर देंगे। ये दो हमारी इक्वेशंस बन गई ए और डी में। पिछली इक्वेशन एक्स और वाई में थी। अब हमने क्या करना है, इनके साइन चेंज। क्यों? अब ये भी ए है, ये भी ए है, दोनों सेम पड़ी हैं, लेकिन दोनों कटेंगी कब? जब दोनों के निशान उल्टे होंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो अब हम करेंगे निशान चेंज, इसमें करेंगे, पहले नहीं किए थे ना लास्ट में, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें इस वाली बीच वाली टर्म के साइन चेंज दिए हुए थे, एक प्लस और एक माइनस। अब इसमें ये दोनों क्या है? प्लस है। तो अब मैं इस पूरी के साइन चेंज करूंगी। यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब कट गया। ठीक है, अब ये 2 और 9 माइनस का माना जाएगा, प्लस का नहीं। 2 माइनस 9 क्या होगा? माइनस के 70। और 12 माइनस 26, 6 में से 2 गए 4, 2 में से 1, माइनस के 40। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, डी आ गया 14/7, 7 डी की वैल्यू क्या आ गई? 2। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकालने के लिए मैं बी का मान किस में रख देती हूँ? ए में। आप लिखोगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। रखो डी का मान, इसका मान मैं यहां रख रही हूं। a प्लस 2d इक्वल टू 12 है। a प्लस 2d की जगह हम रख देंगे 2 इक्वल टू 12। ठीक है, अब a प्लस 4 इक्वल टू 12, a आ गया 12 माइनस 4 यानी 8। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई? 8 और d की क्या आ गई? 2। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमने अभी क्या निकालना है? 20वां पद। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था? 20वां पद निकालना था ना। 20वां पद क्या होगा? 20वां पद क्या होगा? 20वां पद बताओ क्या होगा? A20 का मतलब a प्लस 19d। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई है? 8 प्लस 19, d की वैल्यू कितनी आई है? 2। ठीक है, 8 प्लस 19 2 38, कितना आ गया? 46। तो 20वां पद हमारा क्या आ गया? 46। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको छोटा करेंगे। ये अब उतार लो, किसी ने उतारना है। रोक दो, कर दे। हाँ बेटा, अब हम करेंगे सेक्शन सी, जिसमें कि हमारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के स्टार्ट हो जाते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। देखो, क्रमागत का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस, यानी लगातार। जैसे 4 के बाद क्या होता है? 5। 4 में मैं 1 जोड़ती हूँ तो 5 बन जाता है ना। 4 में मैं 1 जोड़ूं तो क्या बन गया? 5। यानी 4 और 5 कैसे है? क्रमागत। ठीक है, क्रमागत संख्याएं हैं ये। हमने क्या लेने हैं? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो मैं मान लेती हूँ, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है x। एक अगर मैं x लूं तो दूसरा कौन सा लेना चाहिए मुझे? x प्लस 1। अभी इसीलिए तो बताया मैंने, 4 में 1 जोड़ने से 5 आता है ना। तो इसका मतलब क्रमागत तो तभी होंगे ना बेटा, जब इसमें 1 जोड़ने पर अगला बनेगा, यानी हमें क्या लेना होगा? x प्लस 1। ठीक है, तो अब करना क्या है? इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग करो x का स्क्वायर, और इसका भी करोगे वर्ग x प्लस 1 का स्क्वायर। उनका क्या करना है? योग कर दो। ठीक है, वो कितना है? 365। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐड करूंगी। पहले इसको खोल लेते हैं हम। x स्क्वायर
प्लस, यहाँ पर बेटा ध्यान रखना आपने यहाँ फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a क्या है हमारा x और b की जगह क्या है 1। ठीक है, तो जहां a है वहां रख दो x और जहां b है वहां रख दो 1। ठीक है, 2 गुना x गुना 1। अब इसको खोल के लिख रही हूं मैं यहाँ सीधा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुना x गुना 1 क्या बन जाएगा 2x बराबर 300x। ठीक है, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब x वाली लिख लो प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर ले आओ माइनस 365 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के क्या हो जाएंगे 364 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, 2 हम कॉमन लेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब हमारी क्या बच गई है x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। 2 इधर आके 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बेटा कैसे सोल्व करोगे, या तो इसके फैक्टर बनाओ। अगर आपको फैक्टर बनाने मुश्किल लगे बेटा, पेपर में आपको याद ना आए, आपको देर लग रही हो, तो आपने इसको उस फॉर्मूले से कर देना है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ठीक है, अब मुझे फैक्टर इसके ध्यान आ गए हैं तो मैं इसके फैक्टर बना दूंगी। अब देखो बेटा x को मैं लिख सकती हूँ 14x माइनस 13x। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो 14 और 13 की 182 बन रही है। 3 और 1 4 2 बन रही है ना, इट मीन्स हमारे फैक्टर सही हैं। अब पेयर बना लो, इसका पेयर हो गया इसका पेयर, इसमें से x कॉमन ले लो x प्लस 14, इसमें से 13 कॉमन ले लो x प्लस 14। ठीक है, अब देखो x प्लस 14 कॉमन लोगे और x माइनस 13 बच जाएगा। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे और इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस 14 0 प्लस 13 है। हमने कैसे पूर्णांक निकालने हैं धनात्मक, तो माइनस वाला तो लेना ही नहीं, इसीलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों रिजेक्ट हुआ ये, क्योंकि हमने ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेना, इसीलिए आप इसको लिख दोगे कि ये ऋणात्मक है, इसीलिए आपने इसको रिजेक्ट किया है। तो हमारा एक तो आ गया 13। नेक्स्ट क्या होगा, हमने कौन से क्रमागत पूर्णांक माने थे, हमने माने थे x और x प्लस 1। देखो ये माना था, ये था x और x प्लस 1, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो एक धनात्मक पूर्णांक तो हो गया 13 और दूसरा क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी 14। दूसरा क्या था x प्लस 1 ना, यानी 13 प्लस 1 14। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं 13 एंड 14 हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, 10th क्लास सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 16 देखो। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए बिंदु दिया हुआ है 1 माइनस 5, बिंदु बी दिया हुआ है -4 और 5। इन दोनों बिंदुओं को जो रेखाखंड मिलाएगा, मैं मान लेती हूँ यहाँ बिंदु ए है, ठीक है, और यहाँ बिंदु बी।
इन दोनों को हमने मिला दिया, इन दोनों को हमने मिला दिया, रेखाखंड बन गया। ठीक है, ये कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। यानी ये वाली जो रेखा है वो किससे विभाजित हो रही है? एक्स अक्ष से। ये देखो आपको मैंने बेटा 9 से हम ये करने लगे हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और ये वाली वाई एक्सिस होती है। एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष पर जब हम पॉइंट्स लिखते हैं, यहाँ पर हमारा मूल बिंदु होता है ना, और ये वाले पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, ये वाले पॉइंट होते हैं ना, ये वाले पॉइंट एक्स एक्सिस पर हैं। ठीक है, अब ये किसके पॉइंट कहलाएंगे? एक्स के या वाई के? एक्स के। ये तो बेटा नेचुरली है कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट किसके होंगे? एक्स के। और ऐसे ही वाई एक्सिस पर किसके पॉइंट होंगे? वाई के। अब आप ध्यान से देखो, क्या एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट वाई का हो सकता है? ध्यान से देख के बताओ, दोनों एक्सिस को देख कर बताओ, क्या एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ऐसा है जो वाई का भी हो? है ना, मूल बिंदु, उस पर दोनों एक्सिस मिल रही है ना। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर मैं ये कह सकती हूँ कि एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये वाला जो रेखाखंड है, ये अगर एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो इस पर वाई का मान क्या होगा? 0। ठीक है, इसका मतलब इस पर जो बिंदु होगा उस पर जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा? 0। ठीक है, अब इस पर पहला पॉइंट क्या होगा? क्योंकि ये विभाजित किससे हो रहा है? एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस पर सभी पॉइंट किसके होते हैं? एक्स के। अब मुझे पता नहीं मैं एक्स का क्या पॉइंट लूं, एक्स एक्सिस पर बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो एक्स का मैं क्या पॉइंट लूं मुझे नहीं पता, इसीलिए हम एक कॉमन ले लेते हैं जो सभी को का माना जाता है, वो होगा एक्स, क्योंकि ये किस पर है? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो मैंने ये वाला पॉइंट क्या ले लिया? एक्स, और दूसरा पॉइंट 0, क्योंकि ये किस पर है? एक्स एक्सिस पर। लेकिन हमने पॉइंट नहीं निकालना, हमने क्या निकालना है? अनुपात, रेशो निकालनी है हमने। अब बेटा जो हम निकालते हैं ना उसको मान लेते हैं। ठीक है, आपको अगर पेपर में कभी भी रेशो के लिए कहा जाए रेशो के लिए कहा जाए तो आपने अनुपात क्या लेना है? के अनुपात 1। ठीक है, के अनुपात 1, ये आपको हर क्वेश्चन में लेना है अगर आपसे अनुपात पूछा जाए तो। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? माना के अनुपात 1 बिंदुओं, कौन से बिंदुओं? बिंदुओं ए ये वाला बिंदु है और बी ये वाला बिंदु है। बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड को, माना के अनुपात 1 बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड, नहीं आप शुरू से ऐसे लिखो, माना बिंदुओं, इसका अनुपात मत लिखो, लिखो माना बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु, कौन सा बिंदु? इसको मैं सी मान लेती हूँ। ठीक है, बिंदु सी कौन सा है? एक्स है। ठीक है, बिंदु x0 किस अनुपात में विभाजित करता है? बिंदु x0 के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अगर आप इतना बड़ा ना लिख सको बेटा, जो बच्चे कर सकते हैं कर लो, जो नहीं कर सकते तो वो इतना ही लिख देना, माना अनुपात के अनुपात 1। आ गई समझ? ठीक है, ये ना हो कि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट से बचने के लिए क्वेश्चन ही ना करके आओ। ठीक है, तो आप बेशक ये मत लिखना इतना बड़ा, सिर्फ इसका आंसर ही कर देना, सोल्व ही कर देना, लेकिन अनुपात ये लिख देना, माना अनुपात के अनुपात 1। ठीक है, अगर ये सारा ना लिख पाओ तो।
अब ध्यान से देखो आप, अब मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला करवाया था, है ना। अब अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लिख दोगे, ठीक है। अगर आपको याद ना हो तो आपने क्या करना है, x बराबर, इसीलिए x बराबर, ये पहला पॉइंट है ना x, ये इसका पॉइंट क्या बनेगा, k को किससे गुना करोगे, -4 से, और 1 को 1 से, दोनों का पहला पहला पॉइंट लोगे ना। k को किससे गुना करना है, -4 से, k को -4 से गुना करोगे, प्लस 1 को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा 1, और बटे में इन दोनों का योग k प्लस 1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो कि हमारा 0 है वो क्या बनेगा, अब k को दूसरे से कर लो, k को 5 से गुना करोगे, प्लस 1 को बटे में k प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसमें हमें x का मान नहीं दिया हुआ, इसीलिए इसको हमें सोल्व भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ से हम k का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इससे हमारा k का मान कैसे आएगा, इसको हल करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5k -5, 0 को मैं 0/1 लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 को k प्लस 1 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 को इससे करोगे तो यही रहेगा 5k -5, ठीक है। अब 5k -5 किसके इक्वल है, 0 के, तो 5k किसके इक्वल होगा, 0 + 5 5k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/5 यानी 1। k की वैल्यू क्या आ गई, 1। रेशो मैंने क्या मानी थी, रेशो मानी क्या थी, k अनुपात 1 ना, ये देखो ये रेशो हमने मानी है k अनुपात 1, तो k का मान इस रेशो में रख दो, इसीलिए अनुपात क्या हो जाएगा, k का मान क्या आया, 1, k की जगह 1 रखो, 1:1, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो आप। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। कार्ड्स खेलते हो, कार्ड्स की पहचान होनी चाहिए आपको, चाहे अब आप ना खेलते हो लेकिन उनकी पहचान कर लो, ठीक है। और हमने प्रायिकता किसकी निकालनी है, पहले हुक्म के पत्ते की। आपको सबसे पहले मैंने ये बताया हुआ है बेटा कि इन क्वेश्चंस में प्रायिकता का एक तो फॉर्मूला जरूर लिख के आया करो, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है। अब ताश के पत्तों में कुल परिणाम कितने होते हैं, 52, ये सभी को पता होगा, है ना। इतना तो छोड़ा ही मत करो, एक तो फॉर्मूला और एक कुल परिणाम कितने होते हैं, 52, ये सभी को पता होता है। आपकी गलती इसमें हो सकती है अनुकूल परिणाम में, अगर आपको ताश के पत्तों की पहचान नहीं होगी तो, ठीक है ना। लेकिन आप इतना तो जरूर करके आया करो, कुल पत्ते और प्रायिकता का फॉर्मूला, इसमें ही आपको 1-1.5 नंबर मिल जाएगा। आगे समझ। तो हमने पहले आप लिखोगे, हमने निकालना है हुक्म के पत्ते, हुक्म के पत्ते के आने की प्रायिकता, ये निकालनी है हमने, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। हो गया आपका 1 नंबर पत्ता, ठीक है। अब आप लिखोगे कुल पत्ते, कुल पत्ते भी अब सबको पता लग गए, जिनको पहचान नहीं है उनको भी पता लग गए कुल पत्ते कितने हैं। अब हुक्म के पत्ते, हुक्म का पत्ते बेटा काले रंग के होते हैं। हमारे पास ताश में एक तो हुक्म और एक चिड़ी, ये दो किसके होते हैं, काले।
हुक्म, चिड़ी, पान, ईट, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। ठीक है, ये सारे 13 होते हैं। हुक्म और चिड़ी के काले होते हैं और पान और ईट के लाल होते हैं। तो हुक्म के पत्ते होंगे 13, पान के भी 13, चिड़ी के भी 13 और ईट के भी 13। तो सारे 13 हो गए। 4 टाइप के हुए तो 13 चौके 52 हो गए ना कुल पत्ते। तो हुक्म के पत्ते कितने हुए? 13। ठीक है, तो अब आप इसको अनुकूल परिणाम, अनुकूल का मतलब बेटा वो वाले परिणाम होते हैं जो जिनके बारे में हमें पूछा गया होता है। हमें किसके बारे में पूछा गया है? हुक्म का पत्ता। तो हम पहले ये सोचेंगे कि पूरी ताश में हुक्म के कितने पत्ते होते हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम हमारे क्या होंगे? 13। अनुकूल परिणाम की ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं हुक्म के पत्ते बराबर। ठीक है, बस अब इसका आप निकाल दो। हुक्म के पत्ते आने की प्रायिकता दोबारा से लिखोगे। बराबर में अनुकूल परिणाम कितने हैं? 13 और कुल परिणाम 13 एकम 13 चौकी आ गया आंसर। कितना आया? 1/4। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ अभी। अब है दूसरा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। पहले तो इसको समझो, तस्वीर। लाल रंग को देख के तो आप कह दोगे 26 पत्ते, क्योंकि 26 ही लाल होते हैं और 26 ही काले होते हैं। लेकिन आगे पढ़ो, लाल रंग के तो हैं, लेकिन कैसे हैं? तस्वीर वाले, जिनके ऊपर तस्वीर, बेटा 1 से 10 तक की गिनती में कोई तस्वीर नहीं बनी होती। ठीक है, 11, 12, 13। अब 11 कितने होंगे? 4। 12 भी कितने होंगे? 4। और 13 भी कितने होंगे? 4। यानी 4 + 4 + 4 कितने हो गए? 12। यानी तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। ठीक है, 11 नंबर जो होते हैं उसके ऊपर जे बना हुआ होता है, ये वाला। ऐसा जे 12 होता है। क्वीन की तो सबको पहचान होगी, है ना? और किंग की भी होगी। क्वीन पे क्वीन की फोटो बनी हुई होती है। तस्वीर वाला पत्ता तो फोटो होगी ना, उस पे वही माना जाएगा ना। और किंग का मतलब जो राजा होता है, बादशाह होता है। ठीक है, ये आपके 4, 4, 4। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही लिखोगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम 52, अनुकूल परिणाम कितने हुए? अनुकूल परिणाम 12। ठीक है, और कुल परिणाम लिखोगे 12। फिर आप लिखोगे लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता। ये लिखना है आपने, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। फिर अनुकूल परिणाम 12, कुल परिणाम 52। ठीक है, अब इसको काट लो। 4 पे कट रहा है ये। 4 की 12, 4 एकम 4, 5 में से 4 गए 1, 4 की 12। तो ये आंसर आ जाएगा 3/30। एक ये आंसर हो गया, एक ये हो गया। अब थर्ड पार्ट देखो, पान का गुलाम। पान के पत्ते कितने होते हैं? 13। अब गुलाम कौन सा होता है उनमें से? 13 पत्तों में से गुलाम कौन सा होता है? जे। क्यों से क्वीन, के से किंग और जे होता है आपका गुलाम। ठीक है, अब गुलाम भी 4 होंगे पूरी ताश में, हुक्म का, चिड़ी का, पान का, ईट का। ठीक है, और हमने कौन सा लेना है? पान का। तो पान का गुलाम कितने होंगे? ठीक है, तो अब इसमें भी आप यही लिखोगे, अनुकूल परिणाम बराबर 1। ठीक है, कुल परिणाम बराबर 52। ठीक है, फिर आप लिखोगे पान का गुलाम आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 और कुल परिणाम 52। क्लियर? यस मैम।
बेटा ये जो आपका सेकंड पार्ट है इसमें हमसे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता पूछा गया है ना, लेकिन मैंने इसमें काले भी इंक्लूड कर दिए। ये जे क्यू के 3 टाइप के पत्ते हैं जिसमें तस्वीर वाले 12 हो गए टोटल, लेकिन इसमें काले भी तो है ना, तो इसमें से आप लाल लाल निकालो तो 2 लाल हो जाएंगे इसके और 2 इसके हो जाएंगे और 2 इसके हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। तो यहाँ पर 12 की बजाय आपने क्या करना है? 6 करना। ठीक है, इसको दोबारा से कर लेना, ये इसको ठीक कर लेना। क्या आ जाएगा? ये 6/12 2 दिए 6 और इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 26। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/24। ठीक है बेटा, चलो।